फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर में हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं कक्षा सातवीं की विज्ञान हम डिस्कस कर रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 7 की समरी डिस्कस कर रहा हूं मैं। जो मेरी नोट्स बनी हुई थी उससे अपने को एक साइंस की समझ हमारे दिमाग में विकसित हो सके और हम आसानी से सॉल्व कर पाए क्वेश्चनों को, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। तो ये लेक्चर कंपटीशन एग्जाम में ही काम आएगा दोस्तों। जो साइंस के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 6th 7th 8th 9th 10th से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे। इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करूंगा दोस्तों। जीवों में श्वसन डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने 9 चैप्टर डाल चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट बना के रख चुका हूं, धमाकेदार तरीके से आप देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर दोस्तों। इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 10 है क्लास 7 का जीवों में श्वसन डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। देखो दोस्तों, बुक में इस प्रकार का लिखा रहता है, ये चैप्टर नंबर 10 है, जीवों में श्वसन, है ना। जीवों में श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है ब्रीथिंग दोस्तों, ब्रीथिंग। या इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं यूर रेस्पिरेशन इज यूर ब्रीथिंग। तो इसे रेस्पिरेशन भी कहा जाता है दोस्तों, RESPIRATION, रेस्पिरेशन भी कहा जाता है दोस्तों श्वसन को। तो जीव श्वसन करते हैं दोस्तों, है ना, श्वसन करते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया कि हर जीव श्वसन करते हैं। तो जीवों में श्वसन के बारे में इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो हम श्वसन कैसे करते हैं ये पहले बताया गया यहाँ पे, तो इसको समझिए। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था, जो अध्याय चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं दोस्तों, जिसे कोशिकाएं कहलाती है। इसे कोशिकाएं कहलाती है। कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। तो आपको पता ही है दोस्तों, जीवों की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है दोस्तों, कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों। तो ये अपन पढ़ चुके थे दोस्तों। तो देखिए यहां से देखते हैं, अंततः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है दोस्तों। श्वसन के प्रक्रम में हम अब पहले सांस द्वारा वायु को अंदर लेते हैं। आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन होती है दोस्तों, जो अंदर लेते हैं उसे ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों। तो बुक में इस प्रकार का लिखा रहता है। तो मैं अपनी नोट्स से आपको डिस्कस करता हूं दोस्तों, धमाकेदार तरीके से नोट्स के हिसाब से डिस्कस करता हूं समरी एनसीईआरटी की जो मेरे द्वारा बनाई गई थी। ये देखिए चैप्टर नंबर 10 है, जीवों में श्वसन। तो देखिए श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं दोस्तों। जो अपन सांस लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं दोस्तों, श्वसन, है ना। अंततः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम वायु को अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन कहलाती है, तथा बाहर छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ने वाली जितनी भी वायु निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट क्या है, कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करता है दोस्तों। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं, कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करता है। कोशिकाओं में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। जब कोशिकाओं में भोजन के विखंडन होता है, विखंडन के प्रक्रम से ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ये पता होना अपने को। इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं, है ना, कोशिकीय श्वसन कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो ये समझ में आया ये फैक्ट क्या? बहुत आसान था। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इतना समझ में आया क्या?
इतना समझ में आया क्या? हम सांस लेने हम जब दोस्तों सांस लेने के लिए अपने वायुमार्ग से हवा को अंदर फेफड़ों में लेते हैं तो वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम ऊर्जा पैदा करते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, कोशिका में अंदर भोजन जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है दोस्तों। तो कोशिका के अंदर भोजन जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके, भोजन जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है दोस्तों, जल में विखंडित हो जाता है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जब ग्लूकोज का विखंडन, जब ग्लूकोज का विखंडन, जब ग्लूकोज का विखंडन, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, ऑक्सीजन लेते हैं अपन अंदर, ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है दोस्तों। यह क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। तो अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। यह श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है ना। वायवीय श्वसन को एरोबिक श्वसन भी कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एरोबिक, एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक एस्पिरेशन, इज कॉल्ड एरोबिक एस्पिरेशन दोस्तों, ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पे वही बताया गया है, वही बताया गया। देखो ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना प्लस ऊर्जा बनी दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना प्लस ऊर्जा बनी, ये इक्वेशन है इसका। समझ में आ गया? इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वैसे ही होता है दोस्तों ये एक, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहते हैं? अवयवीय श्वसन कहते हैं, अवयवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवीय श्वसन कहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं जब श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता तो वह अवयवीय श्वसन कहलाता है। यह एक जैविक ऑक्सीकरण की प्रणाली है दोस्तों, है ना। तो है ना, ये प्रणाली है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है इसका मतलब? व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है उसे अवयवीय श्वसन कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं दोस्तों। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? इतना समझ में आ गया। दो चीज़ अपने को पता होना, ये दो को क्या बोलते हैं करके। ऐसी क्वेश्चन कभी कभी अपने को पता रहना चाहिए इसको क्या बोलते हैं करके, है ना। समझ में आ गया? इसका इक्वेशन क्या बनेगा? तो इसका इक्वेशन बनेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति थी और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों जैसे ईस्ट जैसे जीव, जो ईस्ट होता है, ईस्ट जैसे जीव जो होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, तो उसे ही बोलेंगे। तो ईस्ट इसका एग्जाम्पल है। अब ईस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे। ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और यह अवयवीय रूप से श्वसन करता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना श्वसन करता है। ईस्ट एक कवक है जो मशरूम की तरह नहीं बल्कि एक कोशिकीय के रूप में बढ़ता है दोस्तों। ईस्ट में कोशिकीय श्वसन होता है, ईस्ट में कोशिकीय श्वसन होता है, तो इसके याद रखना है। तो ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। कभी पूछता है कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवयवीय रूप से श्वसन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित होता है दोस्तों। ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं ये, है ना। अतः इसका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है ना। इसका इस्तेमाल शराब हो गया, वाइन और बियर बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। कभी पूछ लेता है दोस्तों, याद रखना है, कभी पूछ लेता है। इसका इस्तेमाल जो है शराब, वाइन, बियर बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा विखंडित होती है दोस्तों, ऊर्जा विखंडित होती है। तो ये समझ में आ गया। ईस्ट के बारे में इतनी चीजें याद रखना है जो पता रहना चाहिए, है ना।
जो ईस्ट होता है दोस्तों, ईस्ट जो है एरोबिक और एनारोबिक दोनों स्थिति में जीवित रह सकता है दोस्तों। जो ईस्ट होता है एरोबिक यानी ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बिना दोनों स्थितियों में जीवित रह सकता है ना, जीवित रह सकता है दोस्तों, ये पता होना अपने को, है ना। जब ये ऑक्सीजन के बिना श्वसन करता है दोस्तों तो एल्कोहलिक किण्वन नामक प्रक्रिया होती है दोस्तों। एक कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे शराब बनाई जाती है, उसका नाम है एल्कोहलिक किण्वन, है ना, नामक प्रक्रिया के द्वारा ही शराब बनती है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया। अब ये इतना समझ में आया, अब बात करते हैं अपन ये वाला। व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ अस्थियां अवयव रूप से श्वसन करती है दोस्तों, यानी ऑक्सीजन के बिना श्वसन करती है। ऑक्सीजन के बिना यानी एनरोबिक रेस्पिरेशन करती है दोस्तों, है ना। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज, जैसे अपनी पेशी में जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो अपन बोल सकते हैं इसके बारे में, व्यायाम करने के बाद मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है दोस्तों। जैसे अपन ने ज़्यादा डंबल मारे या ज़्यादा दौड़ लगाए तो पैरों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है दोस्तों। ये ऐंठन और दर्द का कारण बनता है। फिर अपन को जो थोड़ी देर ऐंठन टाइप का लगता है, दर्द का कारण बनता है। व्यायाम के बाद लैक्टिक अम्ल क्यों जमा हो जाता है, आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए, लैक्टिक अम्ल क्यों जमा हो जाता है। तो व्यायाम करते समय ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत होती है दोस्तों, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, इसलिए मांसपेशियों की कोशिकाएं अवयव श्वसन करती है। अवयव यानी ऑक्सीजन के बिना, ज़्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन के बिना श्वसन करती है, यानी अवयवी श्वसन करती है ना। ग्लूकोज को अवयवी श्वसन में से लैक्टिक अम्ल बनाता है दोस्तों, है ना। तो क्या होता है, ग्लूकोज के अवयवी श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है दोस्तों और जमा हो जाता है वहां पे, इस वजह से दर्द होता है दोस्तों। लेकिन लैक्टिक अम्ल तो जमा हो ही जाता है, लेकिन ऊर्जा भी बनती है दोस्तों, ऊर्जा भी बनती है, इसलिए एनर्जी टाइप का फील होता है। जैसे अपन दौड़ लगा के आए तो भले ही पैर दर्द तो दे रहे, लेकिन एनर्जी टाइप भी लगता है दोस्तों। वो दर्द का मजा ही कुछ और रहता है दोस्तों, है ना। तो ये कभी पूछा दर्द क्यों होता है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से या कुछ करने से दर्द क्यों होता है, तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इस वजह से होता है। ये याद रखना है, पूछा जाते रहता है। व्यायाम के बाद जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो अपने को पोषक भोजन लेना चाहिए दोस्तों, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से भरपूर भोजन लेना चाहिए। लाल चावल खाने से भी रिकवरी में मदद करती है। हल्दी खाने से भी मांसपेशियों की रिकवरी में सुधार आता है दोस्तों, लेकिन टेबलेट नहीं खाना चाहिए, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैदान का दर्द है, मैदान में ही निकलेगा दोस्तों, है ना। रोज जाएंगे अपन दौड़ने तो एक दिन दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, दर्द होना बंद हो जाता है खुद ही ऑटोमेटिक। लेकिन कई लोग टेबलेट खा लेते हैं बहुत दर्द हो रहा है करके, नहीं तो अपने आप भी ठीक हो जाता है दोस्तों। समझ में आया, तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन का उत्पन्न करता है, मैंने बता दिया था, है ना। ये ऐंठन और दर्द का कारण बनता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट फैक्ट है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंत श्वसन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, अंत श्वसन कहलाता है। क्या है अंत श्वसन, क्या है अंत श्वसन का मतलब यहाँ पे इतना सा है साहब कि जब ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेने को अंत श्वसन यानी CO2 से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, देखो अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंत श्वसन कहते हैं, अंत श्वसन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्च वसन कहते हैं, उच्च वसन कहते हैं। अंत श्वसन अंदर लेने की, उच्च श्वसन यानी बाहर निकालने की, है ना, बाहर निकालने की। इतना समझ में आया, बहुत आसान था, इतना समझ में आया, बहुत आसान था दोस्तों। तो अब बात करते हैं, आपको बता दूं अंत श्वसन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूं। अंत श्वसन का मतलब होता है श्वसन पथ से ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। इसे यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनहेलेशन कहते हैं दोस्तों, इनहेलेशन INHALATION इनहेलेशन कहते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, ये होता है दोस्तों। तो ये होता है। और दूसरा होता है उच्च वसन का मतलब होता है, उच्च वसन का मतलब है यहाँ पे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्च वसन या निःश्वसन भी कहते हैं। एक तो नाम है उच्च वसन, दूसरा एक और नाम है हिंदी में निःश्वसन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं हैक्स, इंग्लिश में कहते हैं EXHALATION, Hexhalation, the process of expelling carbon dioxide air
बॉडी, एयर फ्रॉम द बॉडी, एयर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सलेशन, इज कॉल्ड एक्सलेशन, ये याद रखना है। दो चीज़ समझ में आई, बहुत इजी थी। अंदर लेने की प्रक्रिया को अंत श्वसन, बाहर निकालने की उच्च श्वसन, उच्च छा है ये उच्च श्वसन। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है दोस्ती। वह क्या कहलाती है? श्वसन दर कहलाती है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। श्वसन दर क्या होता है? हम सांस लेने में अपने यानी श्वसन दर कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। तो रेस्पिरेटरी रेट, इसे ब्रीथिंग रेट भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी रेट या इसे ब्रीथिंग रेट भी कहते हैं। इज द नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक इन अ मिनट, टेक इन अ मिनट, है ना, टेक इन अ मिनट। तो वही बोल सकते हैं अपन, कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है उसके श्वसन दर कहलाती है, उसको श्वसन दर कहते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है दोस्तों। 15 से 18, ये याद रखना है, पेपर में आ जाता है कई बार, है ना। कोई वयस्क व्यक्ति यानी कोई आदमी 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है दोस्तों। 15 से 18 याद रखना है, 15 से 18 बार अंदर लेता है और बाहर निकालता है दोस्तों। वहीं जब अपन व्यायाम करते हैं तो सांसें तेज हो जाती है, तो व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है दोस्तों। 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। 1 मिनट में जल्दी जल्दी लेते हैं अपन दौड़ लगाने के बाद, तो 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है दोस्तों, ये याद रखना है ना। हम श्वसन कैसे लेते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना दोस्तों। अपन श्वास लेते कैसे हैं, है ना, अपन सांस लेते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी तो हम बोल सकते हैं सभी जीवों को कोशिकाओं में कोशिकी श्वसन होता है दोस्तों। कोशिकाओं के अंदर भोजन यानी भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ये सब अपन ने पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हम श्वसन कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं। सबसे पहले अपन श्वसन लेते हैं दोस्तों, डायग्राम नहीं है यहाँ पे, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। नासा द्वार से अंदर लेते हैं दोस्तों। कैसे अंदर लेते हैं? नासा द्वार, है ना। बुक में डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इसी से बताने की कोशिश करता हूँ, इसी से बताने की यहीं के हिसाब से कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो देख, सबसे पहले अपन नासा द्वार से सांस अंदर लेते हैं, फिर ये नासा गुहा में जाता है ना। जो नासा द्वार होता है दोस्तों, नासा द्वार, है ना, नासा द्वार से अंदर लेते, फिर नासा गुहा में जाती है श्वास, वहाँ से अंदर जाती है। जो अपन देखो, जो अपना मुंह है, मुंह के बाद जो गले से एक पाइप गई है उसे नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा से होकर फेफड़ों में जाती है दोस्तों, फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों को यहाँ पे एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फूफुस में जाती है दोस्तों। और जो फेफड़ा होता है ये वक्ष गुहा में होता है, वक्ष गुहा में होता है दोस्तों, वक्ष गुहा में स्थित होता है। ये कहाँ पे स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है, ये वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा पसलियों से घिरा हुआ रहता है, वक्ष गुहा जो है वो पसलियों से घिरा हुआ रहता है, वक्ष गुहा पसलियों से घिरा हुआ रहता है, जिसे जिसे डायाफ्राम या मध्य पट कहते हैं दोस्तों, जिसे डायाफ्राम या मध्य पट कहते हैं, ये पता होना। जिसे क्या कहते हैं? डायाफ्राम, जिसे डायाफ्राम मध्य पट कहलाती है दोस्तों, मध्य पट कहलाती है, तो ये पता होना। तो कैसे लेते हैं, तो यहाँ समझ में आ गया। नासा द्वार से अंदर लेते हैं, फिर नासा गुहा तक जाता है, फिर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में ही वक्ष गुहा रहता है, वक्ष गुहा में स्थित रहता है। ये फेफड़ों में वक्ष गुहा स्थित रहता है, वक्ष गुहा पसलियों से घिरा हुआ रहता है, जिसे क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, जिसे मध्य पट कहते हैं इंग्लिश में, मध्य पट कहते हैं। तो ऐसा करके वहाँ तक जाता है, फिर इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं, अभी देखिए, है ना। उसके बाद ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, वायु अंदर आती है, उसको क्या कहते हैं? तो वायु अंदर आती है, उसको अंत श्वसन कहते हैं। अभी अपन ने पढ़े थे, अंत श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को कोशिका के अंदर यानी शरीर के अंदर लिया जाता है, शरीर के अंदर लिया जाता है। यह श्वसन का पहला चरण कहलाता है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है दोस्तों, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये अपने को पता होना। अंत श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर, जो पसलियां होती है, अपन आप लेके देख लो बैठे बैठे, अंत श्वसन की ओर पसलियां ऊपर और बाहर की ओर, पसलियां जो है अंदर लेते हैं ना अपन, तो भरेगा वहाँ पे, तो भरेगा तो ऊपर उठेगी, तो ऊपर की ओर और बाहर की ओर,
लेके देखो ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती है दोस्तों। और जो डायाफ्राम होता है जो नीचे की ओर होता है, डायाफ्राम पसलियों के बीच में डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ये पूछा जाता है कभी कभी दोस्तों। अंत श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती है, पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती है। वहीं डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, वहीं डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ये पता होना। उसके बाद उसकी उल्टी प्रक्रिया बाहर छोड़ने की ओर, उसे उच्च श्वसन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उच्च नहीं, उच्च श्वसन बोलेंगे। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हवा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्च श्वसन कहते हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या होता है कि समय पसलियां नीचे की ओर, पसलियां नीचे और अंदर की ओर, है ना, पसलियां नीचे की बाहर निकाल के देख लीजिए आप सांस, पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर, नीचे की ओर और अंदर की ओर जाती है दोस्तों, जबकि डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। यहाँ नीचे जा रहा था, यहाँ ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो ये अपने को पता होना अंत श्वसन के समय और बाहर छोड़ने के समय ये पसलियाँ कैसे काम करती है और डायाफ्राम नीचे जाता है कि ऊपर जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बुकों में डायग्राम बना के दिया हुआ था दोस्तों, आप बुक पढ़ेंगे तो मैंने समरी पूरी डिस्कस कर दी हूँ, जैसे ही बुक पढ़ेंगे आपको तो पूरा पढ़ा पढ़ा टाइप का लगेगा दोस्तों। तो ये समझ में आएगा, ये दो चीज़ समझ में आएगा, ऊपर नीचे। अभी एमसीक्यू भी डिस्कस कर दूंगा मैं, आपको दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, अन्य जंतुओं में श्वसन, बाकी जंतु कैसे श्वसन करते हैं ये भी थोड़ा थोड़ा अपन देखा ही लेते हैं। सभी जीवों को कोशिकाओं में कोशिकी श्वसन होता है दोस्तों, सभी जीवों में होता है। कोशिकाओं के अंदर भोजन का ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन, है ना, तो ये देखो यहाँ पे अन्य जीवों में तो सबसे पहले बात करते हैं काकरोच की। काकरोच क्वेश्चन आता है, काकरोच ब्लैंक्स से सांस लेते हैं, तो काय से लेते हैं, श्वास रंध्र से श्वास लेते हैं, श्वास रंध्र। तो देखो क्या लिखा, सारी के पृष्ठ भाग में, यानी शरीर के पृष्ठ भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों, है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, काकरोच के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी छिद्र होते हैं, ये छिद्र श्वसरंध्र कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, श्वसरंध्र कहलाते हैं। यही क्वेश्चन आता है कि काकरोच कहाँ से सांस लेता है, श्वसरंध्र से सांस लेता है। कहाँ से, श्वसरंध्र से सांस लेता है। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए नालियां का जाल बिछा होता है दोस्तों, कीटों में गैसों के विनिमय के लिए नालियों का जाल बिछा होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल कहते हैं, है ना। कभी ये ऑप्शन नहीं दिया, श्वास रंध्र ऑप्शन नहीं दिया, तो ये ऑप्शन देगा तो इसको लगाना है, श्वास प्रणाल या वातक कहलाता है दोस्तों, ये या इसी का नाम है वातक कहलाता है। तो कभी पूछा काकरोच कैसे सांस लेते हैं, और ऑप्शन में त्वचा यानी ये देगा ना श्वास रंध्रों से, तो ये लगाना है, ये भी रहा और ये रहा तो इसको लगाना है ना। श्वास प्रणाल से सांस लेता है काकरोच, है ना, काकरोच याद रखना है। केचुए कैसे सांस लेते हैं, केचुए कैसे सांस ले, केचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं दोस्तों, क्योंकि केचुओं में फेफड़ा नहीं होता तो उन लोग अपनी त्वचा से ही सांस लेते हैं, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, जल में श्वसन कैसे होता है ये पता रहना चाहिए, कि जल में भी श्वसन करते हैं जीव जो रहते हैं। मछलियों में क्लोम या गिल होता है, क्लोम या गिल होता है, आपने देखा होगा, जिसको गलफड़ा कहते हैं, है ना। मछलियाँ पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स या गलफड़े का इस्तेमाल करती है, इसे ही क्लोम कहते हैं, इसे ही ग्लोम कहते हैं। गिल्स मछलियों के श्वसन तंत्र का एक अहम हिस्सा है दोस्तों, इसके जरिए मछलियां अपने पानी से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, इसी के जरिए मछलियां पानी से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है ना। क्लोम जल में घुसी ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, याद रखना है, क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, इतना पता होना। मछलियां कहाँ सांस लेती कभी पूछा तो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जितने पादप है ना, पेड़ पौधे, ये भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। सभी जीवों को अपने अंदर उत्तर जीवित यानी जीवित रहने के लिए श्वसन ऊर्जा यानी हेतु आवश्यकता ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, जीवित रहने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। सांस चलती, आखिरी में देखते हैं कि नहीं अपन, सांस चल रही कि नहीं, देखो करके, सांस है तो जीवन है ना। तो ये समझ में आ गया, तो श्वसन करते हैं दोस्तों, सब श्वसन करते हैं। उसके बाद तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे वही
लिखा हुआ है कि सभी जीवों को अपने उत्तरजीवित यानी जीवित रहने हेतु आवश्यकता ऊर्जा, क्योंकि जीवित रहने के लिए ऊर्जा जरूरी है, श्वास लेंगे जब भाई ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोट, तिल चट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती कहाँ से पूछा जाएगा, ये ऑप्शन आया था एक बार, इसलिए मैंने नोट में लिख रखा है श्वास रंध्रों द्वारा, है ना, श्वास रंध्रों द्वारा। उच्च श्वसन के समय पसलियां कैसी होती है, ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये नीचे की ओर गति करती है, ऐसा ऑप्शन था, नीचे की ओर गति करती है, तो ये पता होना दोस्तों, ये पता होना। डायाफ्राम जिसे मध्यपट कहते हैं, ये वक्ष गुहा में रहता है, ये कभी पूछा जा सकता है, कहाँ रहता है, वक्ष गुहा में रहता है। उसके बाद देखिए ये वाला एक फैक्ट रह गया, इसको भी यहीं पे अभी निपटा देता हूँ मैं। मिट्टी में मौजूद छिद्रों के जरिए मृदा वायु अवशोषित करती है दोस्तों, मृदा जो है वायु अवशोषित करती है, मृदा वायु अवशोषित करती है, इतना पता होना। उसके बाद देखिए पर्वतारोही के बारे में थोड़ा सी बात दी हुई है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं दोस्तों, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है ना, क्योंकि वहाँ पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर मात्रा से कम होती है दोस्तों, तो ये पता होना अपने को। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है दोस्तों, जिसमें कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, क्योंकि बोले ऊपर कम रहेगी लगेगी तो अपने को इससे लगाएंगे और खींचेंगे, है कि नहीं, तो ये समझ में आ गया। ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये वाला पूछा जा सकता है ये, है ना। उसके बाद देखते हैं ये इधर जो मैंने समझाया था, ये वाला समझ में आया कि आपको, ये सब इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बताया। सभी पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, तो पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में पौधे जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों और जड़ों में होती है दोस्तों, पत्तियों और जड़ों में होती है, ये बताने की कोशिश किया मैंने। उसके बाद क्या था, उसके बाद कौन सी चीज़ें, ये वाला है ना, उच्च श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर तथा डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है ना, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ये पता होना चाहिए। अभी एमसीक्यू डिस्कस करूंगा मैं। पर्वतारोही वाला समझ में आ गया होगा। वेल और गिल्स के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, वेल मछली और गिल्स के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। वेल और डॉल्फिन, है ना, नहीं गिल्स नहीं है, डॉल्फिन। वेल्स और डॉल्फिन जो है नामक यानी नाक से सांस लेती है दोनों दोस्तों, ये दोनों तो पानी में रहते हैं लेकिन नाक से सांस लेते हैं। इस पानी, ये जो है डॉल्फिन, ये पानी और उसमें दोनों में रह सकती है, खुली जगह में, इस कारण समय समय पर सतह पर ऊपर आ जाती है, इस कारण ये नाक से सांस लेती है, इस कारण समय समय पर ऊपर आ जाती है दोस्तों। तो वेल और डॉल्फिन अपनी नाक से सांस लेते हैं। उनके सिर के ऊपर स्थित ब्लो होल होता है, एक ब्लो होल कहते हैं जिसको, ब्लो होल से सांस लेती है। ब्लो होल एक जटिल संरचना और मांसपेशियों से ढका हुआ रहता है दोस्तों। पानी में डूबे होने पर ब्लो होल के ऊपर की मांसपेशियां बंद हो जाती है, जिसमें पानी अंदर नहीं जा पाता। जब ये जानवर पानी की सतह पर आते हैं तो ये अपनी मांसपेशियां खोल लेते हैं और एक ही बार में अच्छी जोर से खींच के सांस भर लेते हैं। ये जानवर जोर से सांस छोड़ते हैं और हवा और पानी की भाप बाहर निकालते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, है ना। सांस छोड़ने के बाद ये जानवर एक तेजी गहरी सांस लेते हैं और फिर जब ये जानवर गोता लगाते हैं तो वह अंदर घुस जाता है, फिर पानी के अंदर बहुत देर तक रहते हैं, लेकिन समय समय पर बाहर आते रहते हैं, ये पता होना दोस्तों वेल और डॉल्फिन के बारे में, है ना। दोनों स्तनधारी हैं, ये दोनों बच्चे देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, स्तन होते हैं इनके पास, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी भोजन विखंडित होता है यह अवयवी यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, ये याद रखना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल जाता है, ये पता होना। कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद बेहतर जीवन के लिए श्वसन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सांस से ही पता चल रहा है अपन जीवित है, सांस ले रहे हैं, ऊर्जा मिल रही है, इसलिए मेडिटेशन में सांस पे फोकस किया जाता है दोस्तों, है ना। मेडिटेशन में अपने सांस पे कंट्रोल करके उसको सांस में ही फोकस, सांस को ही देखा जाता है, आपने तो देखा होगा। तो नियमित प्राणायाम अगर आपके पास समय होगा तो प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम के लिए समय नहीं रहता तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का वही है सब, है ना। तो नियमित प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों, कि अपन दौड़ लगा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, जे सांस ले रहे हैं अंदर बाहर, तो क्या होता है, बढ़ जाती है दोस्तों। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं में ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, इस प्रकार हमारी कोशिकाओं में ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है दोस्तों।
जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, अधिक ऊर्जा। जैसे आप देखना, आप अच्छा दौड़ और लगा के आपको पसीना छूट गया तो भले ही आप थक तो गए, लेकिन जब रिलैक्स हो जाओगे, आप शांति से बैठ जाओगे तो बिल्कुल ऊर्जावान महसूस करते हैं दोस्तों, कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए सुबह उठें, दौड़ लगा के आएँ, दौड़ लगाने के बाद नहा लें, नहाएं नहीं भी तो लेकिन उसके बाद पढ़ाई करने बैठे, ऐसी एनर्जी टाइप का फील होएगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस। निगेटिव थॉट तो आते ही नहीं दोस्तों, है ना, पॉजिटिव ही पॉजिटिव थॉट आएंगे। तो बेहतर जीवन के लिए श्वसन जरूरी है। श्वसन को के लिए आप रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके अलावा प्राणायाम कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन करना जरूर। पसीना जब तक फेंके, जब तक के करें, शरीर से पसीना फेंका यानी। उसके बाद क्या क्या छूट गया देखते हैं अपन। कुछ छूटा था ऐसा लग रहा है मेरे को। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रुको देख रहा हूँ बस, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा है, सब हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। अभ्यास प्रश्न में देखते हैं पहला अभ्यास प्रश्न, देखो याला ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश कहाँ से करती है? श्वास रंध्रों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट है, अत्यधिक व्यायाम करने के समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है उसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं। मैंने बता दिया था, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है कि नहीं? काय की वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी है? 15 से 18 अपन पढ़ चुके हैं। उच्च वसन के समय पसलियां जो है नीचे की ओर गति करती है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। नीचे की ओर गति करती, कैसी गति करती है? नीचे की ओर गति करती है ना, नीचे की ओर गति करती है, ये पता होना दोस्तों। कैसी गति करती है? नीचे की ओर गति करती है। नीचे की ओर गति करती है, इसके बारे में अपन पढ़े थे। नीचे की ओर गति करती है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए पता होना, है ना। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करती है। नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर गति करती है और अंदर की ओर, नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करती है। वहीं डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर उठता है। उच्च श्वसन के समय ऊपर की ओर उठता है ना। तो ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं, याद रखना है। उसके बाद है, देखो ईस्ट जो है, ये ईस्ट जो है, ईस्ट के बारे में अपन पढ़े थे। ईस्ट के बारे में, ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है जो अव्ययी रूप से श्वसन करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विखंडित हो जाता है और एल्कोहल निर्मित होता है। तो देखो ये इसका हो जाएगा क्या? एल्कोहल, है ना। उसके बाद डायाफ्राम जो होता है मध्यपट, ये वृक्ष गुहा में स्थित होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। त्वचा जो होती है, त्वचा से सांस कौन लेता है? केंचुआ लेता है त्वचा से सांस। पत्तियां जो है रंध्र से सांस लेती है, पत्तियां जो है रंध्र से सांस श्वसन करती है। मछलियां कहाँ से सांस लेती है? क्लोम से, है ना। मेंढक कहाँ से सांस लेता है? तो फेफड़ों और त्वचा से सांस लेता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। श्वास प्रणाल जिसे वातक कहते हैं, वातक श्वास प्रणाल से तिलचट्टे सांस लेते हैं दोस्तों, तिलचट्टे सांस लेते हैं। ये कभी ऑप्शन आया तो इसको लगाना है। उसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं पटपट, है ना। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती, नहीं, गलत है, ये तेज हो जाती है। नेक्स्ट है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, नहीं, दिन में होता है, ये गलत है। रात्रि में नहीं होता, दिन में होता है। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, फाल्स है ये। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, बिल्कुल सही है, जबकि श्वसन केवल रात में होता है, नहीं, दोनों टाइम होता है, यानी दिन में ही होता है श्वसन भी। नेक्स्ट है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन लेता है ना। तो देखो त्वचा से तो लेता ही लेता है, फेफड़ों से भी ले लेता है, क्योंकि फेफड़ा है ना उसके पास। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते नहीं होते, क्लोम होता है ना। अंततः श्वसन के समय वृक्ष गुहा का आयाम बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। अंदर जब ले रहे हैं अपन, तो अंतर समय के समय पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती है, वहीं डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। तो बिल्कुल सही है, ये सेकंड वाला होएगा, है ना।
सेकंड वाला होएगा। उसके बाद क्या है देखते हैं, और ये वाला याद रख लो कि कृत्रिम सांस क्या होता है। तो कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है दोस्तों, याद रखना है ना। कृत्रिम गैस कैसे बनती है, तो ये ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण होता है। कभी पूछा किसका होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ऑक्सीजन और हीलियम जैसे गैस सिलेंडरों का मिश्रण से इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण भी इस्तेमाल किया जाता है जब किसी व्यक्ति का श्वसन रुक जाता है लेकिन हृदय संपदा जारी रहती है, तो कृत्रिम श्वसन देकर मानव जीवन को बचाया जाता है दोस्तों, है ना। तो ये कभी पूछा कृत्रिम श्वसन में क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन, हीलियम, और कई जगह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन हीलियम रहता है ज़्यादातर। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ ये लिखा हुआ है हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है दोस्तों। ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में मानव और अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है। तो बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन में अपन श्वसन नहीं कर सकते दोस्तों, ये उसके लिए हानिकारक हो सकता है, ये बताया गया है। इस तरीके से ये लेक्चर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जंतुओं एवं पादपों में परिवहन डिस्कस करेंगे धमाकेदार तरीके से। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।